हमारे चैनल में खुश आमदीद। पहले तेरे इस कुछ लगते से तो पूछने दे, आखिर हुआ क्या है। फिर मैंने फ़नी से पूछा, यार आराम से रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं होगा, तू बस आराम से खड़ा हो जा पहले। तो कीर ने फ़नी की कमर पर हाथ से मलना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर में बिल्लू भी आ गया। इसने जब तकीर को इरफान की कमर मलते हुए देखा तो इरफान की तरफ देखते हुए बोला, अरे अब इसे क्या हुआ। मैंने कहा, पता नहीं यार, ये भागता हुआ आया है कहीं से और बहुत डर गया है। बिल्लू ने इरफान के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए इसे हिलाया और पूछा, फानी बता क्या हुआ है, क्यों डर रहा है तू, मेरी तरफ देख, हम सब हैं यहाँ, बता क्या हुआ है। इरफान ने कांपता हुआ हाथ फिर साइड पर करते हुए बहुत ही धीमे में कहा, वहाँ कब्र पर कोई लंबी सी लड़की लेटी हुई है। मैं जब पेशाब कर रहा था तो अचानक से मेरी नज़र सामने वाली कब्रों पर पड़ी। वहाँ एक लड़की लेटी हुई थी जो कि इतनी लंबी थी कि इसका सर पहली कब्र पर था और इसके पांव तीसरी कब्र से नीचे लटक रहे थे। ये देखकर मैं जल्दी से उधर भाग कर आ गया था। बिल्लू ने कहा, बेढक्कन, तुझे कहीं इस पागल लड़की की बातों ने तो नहीं परेशान कर दिया जो हमें धोबी घाट के पास मिला था। फानी ने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की वाकई में है और इसने दुल्हन का सूट पहना हुआ था। इरफान की ये बात सुनकर मैंने इरफान से पूछा, तूने इसका चेहरा देखा क्या। इरफान ने कहा, नहीं, इसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, इस वजह से मैं देख नहीं सका, पर इसने मेरी तरफ मुंह किया और बस मैं वहां से भाग कर आ गया था। नासर ने इरफान से पूछा, क्या वो लड़की अभी वहीं पर है। इरफान ने कहा, पता नहीं यार, पर मुझे लगता है शायद वो वहीं होगी। बिल्लू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चल भाई रंगबाज, अब आगे तेरा काम है, चल कर देख लड़की क्या कर रही है इस वीरान ग्राउंड में। मैंने कहा, यार तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है, ये जिस लड़की की बात कर रहा है वो इसके बताए के हिसाब से 15-16 फुट ऊंची है, और अगर वाकई में ऐसा है तो वो लड़की नहीं बल्कि कुछ और ही है। बिल्लू ने कहा, सीधे से बोलना, तो डर गया है। मैंने बिल्लू से कहा, अरे तुझे कितनी बार बोलूं, मैं तेरे बाप से भी नहीं डरता, लेकिन जानबूझकर ऐसी शैतानी चीज़ से पंगा लेना महंगा भी पड़ सकता है हमें। तो कीर ने कहा, हाँ हाँ, धीमी से ही कह रहा है। बिल्लू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे रंगबाज, जरा सोच, अगर वो हवाई चीज़ ना हुई और वाकई में लड़की हुई और खूबसूरत भी हुई तो। बिल्लू की ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा लालची सा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सी लड़कियों से दोस्ती रखना बहुत पसंद था। बस यही सोचकर मेरा दिमाग कुछ देर के लिए ख़राब होना शुरू हो गया और मैंने बिल्लू की बात पर गौर करना शुरू कर दिया कि अगर वाकई में वो एक लड़की हो और अपनी शादी से भाग गई हो तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है मुझे इसको गर्लफ्रेंड बना ही लेना चाहिए। इस तरह मेरी तो गर्ल्स फ्रेंड्स हो जाएंगी। मैं अभी दिमाग में ऐसे वसवसे पैदा कर ही रहा था कि बिल्लू ने कहा, क्या हुआ रंगबाज, अभी से शादी के ख्वाब तो नहीं देखने लग गया। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। बिल्लू ने कहा, मुझे पता है भेड़िए, तेरे दिमाग में सिवाय लड़की की और कोई ख्याल नहीं आता। तभी मैंने इरफान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार फनी, तूने वाकई में देखा था कि वो लड़की ही थी। इरफान ने कहा, हाँ दिमी, वहाँ लड़की ही थी, पर वो बहुत लंबी थी। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा यार ठीक है, तो फिर चलता हूँ और देखता हूँ कि कौन है वो शहजादी। लेकिन अगर कोई पंगा हुआ ना तो बहुत बुरा होने वाला है रंगबाजो, तुम मुझे मरवाओगे किसी दिन। बिल्लू जल्दी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, तुझे कुछ नहीं होने वाला, तू तो खुद ही बहुत बड़ी हवाई चीज़ है जो सिर्फ लड़कियों पर ही आशिक होता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चुप कर साले। ये कहकर मैं इस तरफ जाने लगा जिस तरफ इरफान को लड़की नजर आई थी, और देखते ही देखते मैं अपने दोस्तों की नज़रों से ओझल हो गया और इन कब्रों की तरफ देखने लगा, पर मुझे वहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी। मैंने इसी जगह खड़े होकर अपने दोस्तों की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई, अबे रंगबाजो, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मेरे दोस्त धुंध की वजह से मुझे नज़र तो नहीं आ रहे थे, पर इनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो मुझे दूर से ही कह रहे थे, ज़रा सही तरह इधर उधर देख, लड़की इधर ही है। मैं डर तो रहा था, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे, पर अपने दोस्तों के सामने हीरो बनने का शौक चढ़ा था और ऊपर से लड़की की दोस्ती की लालच भी था। इसलिए मैंने थोड़ा और आगे जाने का फैसला किया और कब्रों के बीच से होता हुआ थोड़ा और आगे चला गया। इतने में अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। मेरे पूरे जिस्म में जैसे एकदम से डर की लहर दौड़ गई। मैं अचानक चूक सा गया और एक कपकपी तारी हो गई, क्योंकि मैंने सुना था कि जब भी रात में हम अकेले घर से बाहर या किसी सुनसान जगह पर से गुजरे हो और अचानक से रोकने खड़े हो जाए और जिस्म में अचानक से सनसनाहट सी होने लगे, तो समझ लो कि तुम किसी शैतानी चीज़ के आसपास ही हो, जैसे कि तुम बिल्कुल इसकी हद में आगे हो। तो ये सोचकर मुझे अब डर लगने लगा था
और ऊपर से वो बिल्ली के रोने की आवाज़ भी खौफनाक लग रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आराम आराम से अपनी कांपती हुई गर्दन अपने दाएं जानब और फिर बाएं जानब घुमा कर देखा। आसपास सिवाय कब्रों के कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक से सब कुछ एकदम से खामोश सा हो गया था और बिल्ली की आवाज़ भी बंद हो गई और इतनी ज़्यादा खामोशी हो गई कि मुझे अपनी कांपती हुई सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से मुझे भारी सी धमक की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊंची सी जगह से ज़मीन पर छलांग लगाई हो। मैंने जल्दी से चौंक कर इस तरफ देखा जिस तरफ से आवाज़ आई थी, पर वहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आया। और जैसे ही मैंने वापस मुड़कर कब्रों की तरफ देखा तो अचानक से मुझे अपने सामने चंद कदम के फासले पर एक लड़की नजर आई, जो कि एक लाश को सामने रखकर इसके पास एक कब्र पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो लाश पर झुककर रो रही थी, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। पर जैसे ही मैंने इस पर गौर किया तो वो रो नहीं रही थी, बल्कि इस लाश का गोश्त अपने हाथों से नोच कर खा रही थी, जो कि इसके सामने पड़ी थी। लेकिन ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा कि इरफान ने बताया था, क्योंकि ना तो इसका कद इतना लंबा था और ना ही ये किसी दुल्हन के लिबास में मुलबसिम, बल्कि ये एक सफ़ेद से लिबास में थी। और थोड़ी ही देर में मुझे किसी के गुड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा पर कोई न था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ इस लड़की की तरफ से आ रही थी। वो जानवरों की तरह इस लाश का गोश्त खाते हुए मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी। मैं पूरी तरह से इतना डर गया था कि मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा जिस्म बेजान हो चुका था और दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था। इतने में मुझे किसी पीछे पीछे से आवाज़ दी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो मुझे धुंध में हल्की सी परछाई दिखाई दी, पर वो लेकिन कौन था ये पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। तभी भारी सी आवाज़ में किसी के हंसने की आवाज़ मुझे इस लड़की की तरफ से आई। मैंने फ़ौरन लड़की की तरफ देखा तो वो भी वहाँ नहीं थी और ना ही वो लाश थी जिसे वो खा रही थी। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कि मैं जागते हुए कोई ख्वाब देख रहा था। लेकिन हंसने की आवाज़ वक्फे वक्फे से मेरे आसपास से आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, जो कि मेरे करीब आके हंसता है और जैसे ही मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ वो कहीं छुप जाता है। मैंने सोचा कि शायद मुझे सिर्फ तंग ही करना चाह रही है। मैं कब्रों के बीच से होता हुआ वापस जाने लगा तो तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। इसी वक्त मुझे लगा कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो ही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार मैं इसको देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि इसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और इसके बाजू आम इंसानों से ज़्यादा लंबे थे। मैं अभी इसको देख ही रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कान के पास आकर कहा, चले जाओ यहाँ से वरना मरोगे आज। मैंने जल्दी से पीछे की तरफ देखा पर कोई नज़र नहीं आया और जैसे ही मैंने वापस लड़की की तरफ मुंह किया तो इस लड़की ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, जिसकी वजह से मेरा सर चकरा गया और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसकी शक्ल पूरी तरह से डरावनी हो चुकी थी। जब इसने अपने बालों को चेहरे से हटाया तो इसके पूरे चेहरे पर आंखें ही आंखें थीं। ऐसी डरावनी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अपने गाल को मलता हुआ पीछे हट रहा था, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि ये कोई शैतानी चीज़ है और आज ये मुझे नहीं छोड़ने वाली। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की तरफ देखते पीछे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक